नमस्कार दोस्तों। आज चैप्टर 7 देखेंगे हम। चैप्टर 7 है आपका ऑफेंसेस एंड पेनल्टी से रिलेटेड। तो सबसे पहला है प्रोहिबिशन फॉर एडवर्टीजमेंट रिलेटिंग टू प्री नेटल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स एंड पनिशमेंट फॉर कंट्रवेंशन। तो मतलब किस किस पे प्रोहिबिशन है वो देख लेते हैं। पहला है नो पर्सन ऑर्गेनाइजेशन जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर जेनेटिक लेबोरेटरी या जेनेटिक क्लिनिक, जो कि क्लिनिक लेबोरेटरी या सेंटर जिसमें अल्ट्रासाउंड मशीन रखी हो या इमेजिंग मशीन हो या स्कैनर हो या कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी जो आपका डिटरमिन कर सके सेक्स ऑफ फीटस को या सेक्स सिलेक्शन को, तो कोई भी ऐसे बंदे या कोई भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन क्या नहीं इशू करेगी, सेल नॉट इशू, यानी कि पब्लिश नहीं करेगी, ना डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ना कम्युनिकेट करेगी, ना होने देगी इशू, ना पब्लिश होने देगी, ना डिस्ट्रीब्यूट होने देगी, ना कोई भी एडवर्टीजमेंट कम्युनिकेट करेगी किसी भी फॉर्म में, इंक्लूडिंग इंटरनेट भी हो सकता है आपका, या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि क्या कहते हैं आपका मीडिया हो, कैसी भी फॉर्म में हो, एडवर्टीजमेंट नहीं होगा। तो वो किससे रिलेटेड, कोई भी आपका सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्निक से रिलेटेड हो या कोई भी सेक्स सिलेक्शन बिफोर कंसेप्शन से रिलेटेड हो, तो वो जो है क्या कहते हैं वो ऐसी चीज़ों को जो है एडवर्टीजमेंट नहीं करेगी। और वो ज़रूरी नहीं है कि उसी सेंटर या उसी क्लिनिक या उसी लेबोरेटरी में वो चीज़ें हो रही हों, वो एट एनी अदर प्लेस दूसरे प्लेस के लिए भी वो एडवर्टीजमेंट नहीं करेगी। उसके बाद सेकंड क्लॉज कहता है नो पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग जीएससी या जीएल या जीसी वो क्या नहीं करेंगे, सेल इशू, publish, distribute, communicate, or cause to be sued, published, distributed, or communicate any advertisement in any manner regarding prenatal determination or preconception, selection of sex by any means whatsoever, scientific or otherwise। उसके बाद अगर कोई भी बंदा जो है कंट्रावीन करता है सबसेक्शन 1 को या 2 को, तो उसकी पनिशमेंट करीब 3 साल तक उसको पनिशमेंट मिलेगी या कोई भी फाइन, एंड फाइन जो कि आपका 10,000 रुपये तक का होगा। एडवर्टीजमेंट, इस एक्सप्लेनेशन में एडवर्टीजमेंट को डिफाइन कर रखा है। एडवर्टीजमेंट में आपका नोटिस आएगा, सर्कुलर आएगा, रैपर आएगा या कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि इंक्लूड करती हो एडवर्टीजमेंट थ्रू इंटरनेट हो सकता है, आपका कोई भी मीडिया हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट फॉर्म में, या विजिबल रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, वो होर्डिंग से भी हो सकती है, बॉल पेंटिंग से भी हो सकती है, सिग्नल से भी हो सकती है, लाइट से भी हो सकती है, साउंड से भी हो सकती है, स्मोक से भी हो सकती है, गैस से भी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को प्रोहिबिट किया गया है सेक्शन 22 के तहत। उसके बाद सेक्शन 23 आपका रिलेटेड है ऑफेंस एंड पेनल्टी से रिलेटेड है। तो सेक्शन 23 पढ़ लेते हैं हम। पहली क्लॉज क्या कहती है कि कोई भी मेडिकल जेनेटिसिस्ट है या गायनोकोलॉजिस्ट है जो कि और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, या कोई भी व्यक्ति जो कि कोई भी जीएससी ओन करता है या कोई जीएल ओन करता है या कोई भी जेनेटिक क्लिनिक को ओन करता है, और या फिर एम्प्लॉयड है ऐसे सेंटर्स में या लेबोरेटरी में या क्लिनिक में, या फिर और प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज इन सेंटर्स पे, इन लेबोरेटरी या इन क्लिनिक पे आपका जो है रेंडर करता हो, चाहे ऑनररी बेसिस पे चाहे पेमेंट पे, तो वो बंदा क्या करेगा, अगर वो ऐसे बंदे कंट्रावीन करते हैं एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट का या रूल मेड देयर अंडर का, तो उनको पनिशमेंट मिलेगी जो कि 3 साल तक और फाइन के साथ हो सकती है। और फाइन आपका कितना होगा, 10,000 रुपये पहली बार में। और अगर सब्सिक्वेंटली वो दोबारा करते हैं तो सब्सिक्वेंट कन्विक्शन है आपका 5 साल और फाइन जो कि 50,000 रुपये। तो पहले कन्विक्शन पे 3 साल और 10,000, दूसरे कन्विक्शन पे आपका 5 साल और 50,000। उसके बाद सेकंड क्लॉज देख लेते हैं कि जो नाम होगा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का, वो रिपोर्ट किया जाएगा अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के द्वारा, स्टेट मेडिकल काउंसिल को आपका रिपोर्ट किया जाएगा। और स्टेट मेडिकल काउंसिल को क्यों आपका रिपोर्ट किया जाएगा कि वो नेसेसरी एक्शन लें, और उसमें आपका सस्पेंशन भी इंक्लूड हो सकता है रजिस्ट्रेशन का। और अगर चार्ज फ्रेम कर दिया गया है कोर्ट में, तो जब तक कि आपका केस डिस्पोज ऑफ ना किया जाए, और अगर आपका कन्विक्शन हो गया है तो वो उसका नाम रजिस्ट्रेशन से हटाने के लिए आपका जो है रिपोर्ट करा जा सकता है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के द्वारा स्टेट मेडिकल काउंसिल से कि आप जो है उसका नाम हटा दीजिए रजिस्टर से, और कितना हटाना है, 5 साल के लिए हटा दीजिए।
पहले ऑफेंस के लिए। अगर दोबारा वो करता है तो प्लीज़ परमानेंटली हटा दीजिए उसका नाम रजिस्ट्रेशन से। उसके बाद कोई भी व्यक्ति अगर वो कोई सहायता लेता है जेनेटिक्स काउंसलिंग सेंटर या जेनेटिक लेबोरेटरी से या जेनेटिक क्लिनिक से, और कोई भी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक हो, इमेजिंग क्लिनिक हो, या जेनेटिक मेडिकल जेनेटिसिस्ट हो, गायनेकोलॉजिस्ट हो, सोनोलॉजिस्ट हो, इमेजिंग स्पेशलिस्ट हो, या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, या कोई भी पर्सन जैसे एक सिलेक्शन ऑफ प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स से रिलेटेड हो, कि अगर वो सहायता लेता है किस चीज़ के लिए, ऑन एनी प्रेग्नेंट वुमेन फॉर द पर्पज़, ठीक है, जो कि सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 4 से अलग हों, तो उसके लिए कितनी पनिशमेंट है? करीब 3 साल की पनिशमेंट है और 50,000 रुपये फर्स्ट ऑफेंस के लिए, और सेकंड ऑफेंस के लिए आपकी 5 साल की पनिशमेंट है और 1 लाख रुपए का फ़ाइन। उसके बाद फोर्थ आपका कहता है फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज़ हेयर बाई प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 शैल नॉट बी अप्लाई टू द वुमेन हु वॉज कंपेल्ड टू गो सच डायग्नोस्टिक टेक्निक्स और सच सिलेक्शन। तो मतलब इस रिमूवल ऑफ डाउट के लिए हम ये क्लियर कर देते हैं कि जो सबसेक्शन 3 के प्रोविज़न हैं वो वीमेन पे अप्लाई नहीं किए जाएंगे जो कि ज़बरदस्ती अंडरगो की जा रही है इस डायग्नोस्टिक टेक्निक्स के लिए, ठीक है। तो उस पर आपके जो है उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगा। उसके बाद 24 में क्या कहता है, प्रिजम्पशन इन केस ऑफ कंडक्ट ऑफ प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। प्रिजम्पशन क्या होगी, अगर मान लीजिए कंडक्ट कराते हैं हम कोई प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक का, तो क्या प्रिजम्पशन आपकी केस में होगी। तो नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन इंडियन एविडेंस एक्ट, तो इंडियन एविडेंस एक्ट को परे रखते हुए कोर्ट सेल प्रिज्यूम, कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगा, अनलेस द कंट्रेरी इज प्रूव्ड दैट द प्रेग्नेंट वुमन वाज कंपेल्ड बाय हर हस्बैंड एंड एनी अदर रिलेटिव एज द केस में बी। ये प्रिज्यूम करेगा कि प्रेग्नेंट वुमेन है या तो वो उसके हस्बैंड के द्वारा कंपेल की गई है या रिश्तेदारों के द्वारा कंपेल की गई है, कि वो जो है प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स कराएं फॉर द पर्पज अदर देन सेक्शन 4, उस पर्पज़ के अलावा जो सेक्शन 4 क्लॉज 2 में दे रखी है। एंड सच पर्सन शैल बी लायबल फॉर द अमेटमेंट ऑफ ऑफेंस, और ऐसे बंदे अमेटमेंट ऑफ द ऑफेंस के लिए लायबल होंगे सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 23 में, और शैल बी पनिशेबल फॉर द ऑफेंस स्पेसिफाइड अंडर दैट सेक्शन, और उस सेक्शन में आपका जो है वो पनिशमेंट प्रोवाइड है, वही पनिशमेंट उनको मिलेगी। उसके बाद सेक्शन 25 देख लेते हैं आपका। सेक्शन 25 बहुत सिंपल है, पेनल्टी फॉर कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट और रूल्स फॉर विच नो स्पेसिफिक पनिशमेंट इज़ प्रोवाइडेड। तो अगर कहीं स्पेसिफिक पनिशमेंट प्रोवाइड नहीं है और उसका कोई कंट्रावेंस होता है प्रोविज़न का या उस रूल का, तो आपका जो है पनिशमेंट मिलेगी करीब 3 मंथ की और विद फाइन, और जो फाइन होगा करीब 1,000 रुपये का फाइन हो सकता है, या फिर विद बोथ। एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग कंट्रावेंशन, अगर लगातार कंट्रावेंशन हो रहा है तो एडिशनल फाइन आपका 5,000 रुपये का फॉर एवरी डे, प्रत्येक दिन का, ड्यूरिंग विच सच कंट्रावेंशन कंटिन्यूज, मतलब उसके दौरान जब कंट्रावेंशन आपका कंटिन्यूस करता है आफ्टर कन्विक्शन ऑफ फर्स्ट सच कंट्रावेंशन, यानी कि पहले जो कंट्रावेंशन हुई है उसके कन्विक्शन के बाद। उसका सेक्शन 26, सेक्शन 25 बहुत सिंपल है। सेक्शन 26 देखते हैं हम। ऑफेंस बाय कंपनीज where any offense punishable under this act has been committed by company, every person who at the time the offense was committed was in charge of and was responsible to the company for the conduct of business of the company, as well as the company shall be deemed to be guilty of the offense, shall be liable to proceed against and punished accordingly। जहाँ कोई भी ऑफेंस जो कि इस एक्ट के अंदर पनिशेबल है वो किसी कंपनी के द्वारा किया जाता है, तो हर एक बंदा जो उस टाइम पे जब आपका ऑफेंस कमिट किया गया था वो उसका चार्ज में है या रिस्पॉन्सिबिलिटी में है कंपनी के कंडक्ट, मतलब जो बिज़नेस कंडक्ट कर रही है उससे रिलेटेड कंपनी के, ठीक है। तो वो आपका शैल बी डीम टू बी गिल्टी, वो गिल्टी माना जाएगा उस ऑफेंस के लिए। एंड शैल बी लायबल टू बी प्रोसीडेड अगेंस्ट, यानी कि उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग चलाई जाएगी और उसको पनिश किया जाएगा अकॉर्डिंगली। उसके बाद प्रोविजो है that nothing contained in subsection shall render any such person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offence।
तो प्रोविजो इसका ये है कि अगर वो व्यक्ति ये प्रूफ कर देता है कि बिना उसकी नॉलेज के ये जो है ऑफेंस कमिट किया गया है और उसने जो है सारी ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज की है कि कमीशन ना हो ऑफेंस का, फिर भी ऑफेंस हुआ है, तो जो है उसको पनिश नहीं किया जाएगा। उसके बाद आपका दूसरी देख लीजिए, आपका नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 में जो कहा गया है उससे नॉट विद स्टैंडिंग रहते हुए वेयर एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, अगर मान लो कोई भी ऑफेंस जो है इस एक्ट के अंदर पनिशेबल है, हैज़ बीन कमिटेड बाय कंपनी, कंपनी के द्वारा किया गया और यह प्रूफ होता है कि ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड विद द कंसेंट और कन्वीनियंस और इज एट्रीब्यूटेबल to any neglect on part of any director, manager, secretary or other officer of the company, to such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly। बहुत सिंपल है यार, कि अगर मान लो किसी की कन्वीनियंस में हुआ है या किसी कंसेंट से हुआ है, तो ऐसे डायरेक्टर या ऐसे मैनेजर या ऐसे सेक्रेटरी या ऐसे ऑफिसर के अगेंस्ट भी जो है हम प्रोसीड कर सकते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, कंपनी में कौन कौन होगा? कंपनी मीन्स बॉडी कॉर्पोरेट, इंक्लूड्स अ फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स। उसके बाद डायरेक्टर मीन्स होता है कोई भी पार्टनर ऑफ द फर्म। उसके बाद सेक्शन 27 देख लीजिए, ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। एवरी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल बी कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। तो सिंपल है, इसमें कोई वो नहीं है। उसके बाद कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, तो कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस देख लेते हैं। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट एक्सेप्ट ऑन अ कंप्लेंट मेड बाय, कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा इस एक्ट के अंदर जब तक कि आपका कंप्लेंट नहीं की गई है। कंप्लेंट किसके द्वारा की जा सकती है? द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी कंसर्न और एनी ऑफिसर ऑथराइज इन दिस बिहाफ बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में बी और द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, यानी कि या तो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी या कोई भी ऑफिसर जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया हो, या फिर आपका एप्रोप्रिएट अथॉरिटी ने जो है उसको ऑथराइज किया हो। बी कौन है? कोई भी व्यक्ति हु हैज़ गिवन द नोटिस नॉट लेस देन 15 डेज इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड, जैसा कि प्रेस्क्राइब्ड है तो 15 दिन का नोटिस जिसने दे दिया है एप्रोप्रिएट अथॉरिटी का, तो वो बंदा आपका जो है और वो कंप्लेंट कर सकता है कोर्ट में। उसके बाद एक्सप्लेनेशन आपकी क्या है? फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज, पर्सन कौन कौन इंक्लूड करेगा वो देख लेते हैं हम। तो पर्सन इंक्लूड्स अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन जो है सोशल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड करता है। उसके बाद सेकंड क्लॉज कहती है नो कोर्ट अदर देन दैट ऑफ अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास शैल ट्राई एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट। तो कोई भी कोर्ट जो कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का होना चाहिए या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का होना चाहिए, वही आपका जो है ट्राई करेगा ऑफेंस इस एक्ट के अंदर। उसके बाद तीसरा क्लॉज क्या कहता है? वेयर अ कंप्लेंट हैज़ बीन मेड अंडर क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1, तो मतलब क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 मतलब किसी पर्सन के द्वारा बनाई गई कंप्लेंट, द कोर्ट में, कोर्ट क्या कर सकता है? ऑन डिमांड ऑफ बाय सच पर्सन, उस पर्सन की डिमांड पे डायरेक्ट कर सकता है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी का टू मेक अवेलेबल कॉपीज, कॉपी के लिए या फिर कोई भी रिलेवेंट रिकॉर्ड जो कि पोजीशन में है उस पर्सन्स के। ठीक है, तो ये आपका जो है क्लॉज आपकी ख़त्म होती हैं, मतलब सेक्शंस आपके ख़त्म होते हैं 21 से लेकर 28 का, यानी कि चैप्टर 7 आपका भी यहाँ ख़त्म होता है। धन्यवाद। उसके बाद चैप्टर 8 है आपका मिसलेनियस, वो हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है फिर।